ओएमआर घोटाला करने वाले कब होंगे गिरफ्तार, ये सवाल बना हुआ है राजस्थान में। और एसएसबी की 3 भर्तियों में ओएमआर शीट बदली गई थी। 18 अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट बदलने को लेकर के कार्रवाई की गई। लखनऊ के गोमती नगर थाना पुलिस ने अगस्त 2019 को यह कार्रवाई की। पूरे मामले को तत्कालीन बोर्ड में तैनात अधिकारियों द्वारा दबाने का शक है और इसी मामले में राजस्थान एसओजी के द्वारा भी मामला दर्ज किया गया था। नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई थी। एफआईआर होने के 10 माह बाद भी एक्शन का इंतजार बना हुआ है। आखिर पूरे मामले में कब एसओजी का एक्शन होगा? जानकारों की माने तो अगर खुलता है ये पूरा मामला तो बड़े मगरमच्छों की मिलीभगत का भी खुलासा हो सकता है। लेकिन 10 माह बाद भी मामले में एक्शन नहीं होने के कारण कई सवाल अभी भी खड़े हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए कुणाल भटनागर हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुणाल, क्या कुछ पूरा मामला है, एक बार तफ्तीश से बताइए। देखिए नूपुर, आपको बता दें कि बोर्ड राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 3 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाता है। जिस कंपनी को ओएमआर शीट स्कैनिंग की जिम्मेदारी दी जाती है वही उसी कंपनी के 2 कर्मचारी कई लोगों के साथ मिलकर ओएमआर भर्ती, ये जो 3 परीक्षाएं उसमें ओएमआर बदलवाते हैं और इस पूरे मामले पर कार्रवाई करती है लखनऊ के गोमती नगर थाने में पूरा मामला दर्ज होता है। लखनऊ एसटीएफ इस पूरे मामले में कार्रवाई करती है और कार्रवाई होने के बाद इस पूरे मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। 18 लोगों के ओएमआर बदलने की यहाँ पर बात सामने आती है जो एफआईआर में दर्ज है। इसके बाद हाल ही में जनवरी माह में इस पूरे मामले में एफआईआर राजस्थान एसओजी में दर्ज हुई। राजस्थान एसओजी में एफआईआर दर्ज होने के बाद उम्मीद लगी कि जिन भी आरोपियों के नाम इसमें इस एफआईआर में शामिल है, जिनकी भूमिका संदिग्ध है, उनसे पूछताछ की जाएगी, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन 10 महीने गुजर जाने के बाद भी इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये अपने आप में पूरी परीक्षा की शुचिता पर सवाल खड़ा करता है। बोर्ड में जो पूर्व में कर्मचारी रहे थे, बोर्ड अध्यक्ष रहे थे, उनकी जो कार्यप्रणाली है उस पर कई जो गंभीर सवाल है वो खड़ा करता नजर आ रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले को उस समय दबाने का प्रयास किया गया। अभी वर्तमान में क्योंकि भजनलाल सरकार युवाओं के साथ किसी तरह का न्याय ना हो, इसके लिए एसओजी लगातार पेपर लीक की घटनाओं पर कार्रवाई कर रही है। ऐसे में इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं होना कई बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री खुद गंभीर है, लेकिन सवाल यह है बड़े मगरमच्छों की बातें भी कही जा रही है, तो ऐसे में किन लोगों पर नकेल और कस सकती है? देखिए, क्योंकि इसमें जो 18 अभ्यर्थी जिनकी ओएमआर बदली गई थी, इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के एक गार्ड की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। जो उस समय गार्ड था उसकी मिलीभगत से ओएमआर बदली। इसके अलावा तत्कालीन अध्यक्ष हैं, क्योंकि इस पूरे मामले को उस समय क्यों बाहर नहीं लाया गया, क्यों इसको सार्वजनिक नहीं किया गया, क्योंकि इतना गंभीर मामला था। जिस कंपनी को ओएमआर बदलने की जिम्मेदारी दी गई थी उसी के कर्मचारी की मिलीभगत से इस पूरे मामले में फर्जीवाड़ा होता है। तो इस पूरे मामले में बोर्ड के कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। जो जानकारी हमारे पास है, जो एफआईआर में तथ्य मौजूद हैं, तो इस पूरे मामले में अगर कार्रवाई होती है और गिरफ्तारी होती है तो कई जो बोर्ड के कर्मचारी हैं पूर्व में, उन पे जो है कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल कुणाल, तो बोर्ड के कर्मचारी जो है वो लपेटे में आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? देखिए, क्योंकि इस पूरे मामले में जनवरी माह में राजस्थान एसओजी द्वारा इस पूरे मामले में जो ओएमआर बदली गई थी उस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। उस एफआईआर में जो लखनऊ में एफआईआर दर्ज है उसका रेफरेंस भी दिया गया था। सच विधायक ने वो एफआईआर निकाली तो उसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 10 महीने गुजर जाने के बावजूद इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जो कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। क्या किसी को बचाने का प्रयास इस पूरे मामले में किया जा रहा है? जब जिन लोगों की ओएमआर बदली गई उनके नाम जब एफआईआर दर्ज है तो उन पर आखिर एक्शन कब होगा? 10 महीने गुजर गए, अब तक एक्शन नहीं हुआ, तो सवाल ये है कि एक्शन कब होगा। लंबा वक्त गुजर जाता है, अब ऐसे में इंतजार है कि आखिरकार कब इंसाफ होगा, कब एक्शन होगा। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप खबर श्री गंगानगर के पदमपुर से, जहां पर घमुड़वाली थाना क्षेत्र में 36 एलएनपी के पास में सिंचाई खाले में युवक का शव बह करके आया है, तो वहीं कुछ ही दूर एक बाइक भी मिली है। नहर की टेल में युवक के बाइक सहित गिरने की संभावना जताई जा रही है। हमने ब्लर करके इन तस्वीरों को दिखाया है। एएसआई शोभत कुमार मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया, तो एक युवक का शव मिला है।
दौसा के मानपुर थाना क्षेत्र के बनेपुरा में पानी की कमी को लेकर के ग्रामीणों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। दरअसल इसरदा योजना के तहत बनी पानी की टंकी से सप्लाई नहीं होने के कारण ग्रामीण काफी परेशान है। मौके पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण करके पानी की टंकी पर चढ़कर अपनी मांगों को जोरदार तरीके से रखा है। उन्होंने प्रशासन से पानी की सप्लाई चालू करवाने और अतिक्रमण को हटाने की मांग रखी है। वहां के लोगों का, ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से पानी की समस्या बनी हुई है और ये कदम उनकी परेशानी के चलते उठाया गया। तो तस्वीरें आप देख लीजिए, दौसा में पानी की टंकी की तस्वीरें, जहां पर आजकल राजस्थान में ये तस्वीरें होना बेहद आम हो चुका है। हर किसी को अपनी मांगे मनवाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ता है और ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार इनकी मांगों को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। बीकानेर के लूणकरणसर से खबर, जहां पर लगातार मंदिरों में हो रही चोरी की वारदात। एक ही रात में चोरों ने 3 मंदिरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। अर्जनसर कस्बे स्थित 3 मंदिर से चांदी चुराई है। चांदी के छत्र, चांदी की थाली और त्रिशूल सहित अन्य सामान चोरी किए। लूणकरणसर इलाके में अब तक आधा दर्जन मंदिरों में चोरी हुई है। सभी मंदिरों से 50 लाख से ज्यादा की कीमत की चांदी चुराकर चोर लेकर चले जाते हैं। अर्जनसर में भी चोरी के बाद में महाजन पुलिस ने मौका मुआयना किया। ग्रामीणों ने पुलिस गश्त पर भी सवाल उठाए। तो आखिरकार आप देख लीजिए कि चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि भगवान को भी यहां पर बख्शा नहीं जाता है। भगवान के जेवर तक चुरा करके लेके चले जाते हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिरकार चोरों के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं? क्यों कानून का खौफ उनमें नहीं है? धौलपुर की सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध चंबल बजरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल बजरी से भरे 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। साथ ही पुलिस ने 2 बजरी माफियाओं को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस की कार्रवाई के बाद अवैध चंबल रेता कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि अवैध रेता परिवहन की सूचना पर पुलिस टीम ने नाकाबंदी शुरू कर दी है। तो अवैध बजरी को लेकर के बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। धौलपुर के सरमथुरा की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 2 बजरी माफिया भी गिरफ्तार यहां पर किए गए हैं। कोटा के कैथून थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान चाकूबाजी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। घटना में एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। अल्फीज अपने 2 दोस्तों के साथ में शादी समारोह में शामिल होने गया था। गाड़ी पार करने के बाद जब वह बाथरूम के लिए गया तभी 3-4 बदमाशों ने अचानक उस पर हमला किया। कैथून थाना पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज की है और जांच भी शुरू कर दी है। तो इस युवक को देख लीजिए, पूरी तरह से जख्मी हालत में है, लहूलुहान हालत में है। बहन से जबरन शादी करना चाहता था आरोपी और यदि बात नहीं मानी तो पेट में ही चाकू घोंप दिया जाता है। देखिए कि कैसे युवक पूरी तरह से गंभीर हालत में है, पूरी तरह से जख्मी अवस्था में है। कोटा की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक शादी समारोह में युवक पर जानलेवा हमला होता है। और अब डीग के पहाड़ी से खबर, कश्मीर में तैनात आर्मी के जवान का बुजुर्ग पिता अली मोहम्मद सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटते हुए अब हताश होते हुए दिख रहा है। जहां पर अली मोहम्मद के दोनों बेटे हमारे देश की रक्षा के लिए कश्मीर में तैनात हैं, तो वहीं उनकी जमीन पर गांव के कुछ लोग जबरन लाठी डंडों की चोट पर रातों रात में ट्रैक्टर और जेसीबी की सहायता से रास्ता निकाल देते हैं। तो वहीं जिस मामले को लेकर के सैनिकों के पिता अली मोहम्मद उपखंड अधिकारी और पहाड़ी पुलिस को इस मामले में अवगत भी कराता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है तो लोग अपना काम बंद करते हैं। पहाड़ी थाना प्रभारी योगेंद्र का कहना है कि मामले की जानकारी मिली थी, मौके पर हमारी और प्रशासनिक टीम भी पहुंची थी, जहां काम को रुकवाया था और दोनों पक्ष अपनी जमीन बता रहे हैं जिसमें रास्ता बनाया है। अब पटवारी के द्वारा पैमाइश के बाद पता लग पाएगा कि जमीन किसकी है जिसके खेत में ये रास्ता है। अगर ये सही पाया जाता है तो जिन्होंने रास्ता बनवाया उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये क्या मामला है? ऐसा मेरी खातेदारी की जमीन है, मेरी खातेदारी की जमीन में अल्लेस बात जो हाँ जबरदस्ती 50-60 आदमी और रास्ता निकाल रहा जबरी से। कौन से क्षेत्र का मामला है? ये पहाड़ी
तहसील है खरवट गांव है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। मेरा 2 लड़का है और पुंछ में है, ड्यूटी कर रहा है। मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। मैंने दरखास्त लगाई एसडीएम के पास, 2 दिन की छुट्टी पड़ गई, उनने पुलिस भेज दी। पुलिस उनको मना करके आई है। वहाँ से आने के बाद में रात को ट्रैक्टर चालू कर दिया, मलबा डाल दिया। सुबह फिर मैंने दरखास्त लगाई एसडीएम के पास, फिर उन्होंने कोतवाल साहब से बोला, फिर गए आवे, फिर उन्हें मना करके आया, थोड़ी सी उन्हें हटाने के लिए लगाई आई समझ में, और फिर वहाँ से हो गया, फिर पूरा डाल दिया। से खबर जहां पर हरपालपुर थाना के इमलिया गांव की एक मस्जिद में कुछ शरारती तत्वों ने मस्जिद के अंदर आग लगा दी। जब मस्जिद के इमाम पहुंचे तो मस्जिद में धार्मिक ग्रंथ सहित अन्य चीजें जली हुई पाई गई। हरपालपुर थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। भारी पुलिस बल वहां पर पहुंचता है। इस मामले में मास्टरमाइंड हर्ष पटेरिया और मनोज पटेरिया को उत्तर प्रदेश के महोबा से गिरफ्तार किया है। तो आप देख सकते हैं कि आरोपियों से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। मस्जिद में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी है और मास्टरमाइंड हर्ष और मनोज पटेरिया गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से खबर जहां पर दुद्धी-चुआ खदान क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसा हुआ। गजराज माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत एक मजदूर की डोजर की चपेट में आने से मौत हो जाती है। घटना इतनी ज्यादा भयावह थी कि मजदूर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की जानकारी मिलते ही कंपनी के दूसरे कर्मचारी तत्काल मौके पर पहुंचे और घायल मजदूर को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हादसे के बाद से तमाम मजदूरों में शोक की लहर है। झुंझुनू से खबर जहां पर अवैध लकड़ी तस्करी पर अंकुश लगाने के तहत सुल्ताना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खेजड़ी की हरी लकड़ियों से भरी एक पिकअप गाड़ी को जब्त किया है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में की गई। पुलिस ने बिना अनुमति लकड़ियों की परिवहन पर कार्रवाई करते हुए वाहन को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत जब्त किया है। इसके बाद लकड़ियों से भरी पिकअप गाड़ी और चालक अनिल को क्षेत्रीय वन विभाग चिड़ावा को सुपुर्द किया है। पुलिस अधीक्षक उपाध्याय ने बताया कि जिले में अवैध पेड़ कटाई और लकड़ी तस्करी पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। झुंझुनू में प्रेम प्रसंग और अवैध रिश्ते ने पति को जिंदगी और मौत के बीच में खड़ा किया है। दरअसल पत्नी के लिव इन पार्टनर ने अपने साथियों के साथ में मिलकर पति का अपहरण कर उस पर जानलेवा हमला किया। पुलिस ने अपहरण और मारपीट का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बोलेरो कैंपर गाड़ी भी जब्त की है। दिवाली के दिन नवलगढ़ से पीड़ित को 4 आरोपी उठा के ले गए और उसके बाद उसके साथ मारपीट भी की। इस संबंध में एसपी साहब के निर्देशानुसार 3 टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने जगह जगह दबिश दी, छापेमारी की और आसूचना संकलित कर आज प्रकरण के सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे अपराध में प्रयोग ली गई पिकअप को भी जब्त किया है। उनका आपराधिक रिकॉर्ड है, चारों में से एक का नहीं है, 3 का आपराधिक रिकॉर्ड है। इन सभी को अलग अलग जगह से दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। महिला के संबंध में अनुसंधान जारी है और जैसे ही अनुसंधान से जुर्म प्रमाणित होगा। जैसलमेर की धार्मिक नगरी रामदेवरा में पिछले कुछ दिनों से गंदे पानी की नियमित रूप से सप्लाई हो रही है और इसकी रोकथाम को लेकर के जलदाय विभाग की तरफ से किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि जलदाय विभाग की पेयजल लाइन कहीं से क्षतिग्रस्त है। ऐसे में सीवरेज और गंदे नालों का पानी उस पाइपलाइन के अंदर से होकर के लोगों के घरों में सप्लाई हो रहा है। शिकायत के बाद भी कोई समाधान यहां पर नहीं किया गया। भरतपुर के बयाना में ओवरलोड वाहनों का बेखौफ प्रवेश जारी है। प्रशासन की लापरवाही और विभागों की मिलीभगत के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं, जिससे कई लोगों की जानें भी जा चुकी है।
शहर के गांधी चौक सहित प्रमुख मार्गों पर घंटों तक जाम लगना आम बात हो चुकी है, जिससे आमजन का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। वहां के लोगों का कहना है कि खनिज, वन विभाग, रॉयल्टी ठेकेदारों और प्रशासन के बीच मिलीभगत के कारण ओवरलोडिंग पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दिन में जहां भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है, तो वहीं नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। ग्रामीणों और व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही ओवरलोड वाहनों पर रोक नहीं लगाई गई और शहर में दिन के समय इनका प्रवेश बंद नहीं किया गया, तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। चित्तौड़गढ़ के कपासन में धार्मिक आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला है। 4 महीने से चल रहे सबसे कठिन माने जाने वाले मनसा पूर्ण महादेव व्रत का विधि विधान के साथ में उद्यापन किया गया। शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। व्रतधारियों ने घरों में प्रसाद की तैयारियां शुरू कर दी। यहां भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की गई। व्रत कथा का श्रवण हुआ और सामूहिक रूप से आरती कर प्रसाद वितरित किया गया। पूरा वातावरण भोलेनाथ के जयकारों और भक्ति संगीत से गूंज उठा है। झुंझुनू में साइबर ठग अब मासूम युवाओं के बैंक खातों के जरिए नया खेल खेल रहे हैं। युवा अपनी जेब खर्ची पूरी करने के लिए खुद ही अपराधियों का हथियार बनते जा रहे हैं। झुंझुनू पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि जिले में करीब 4000 से भी ज्यादा बैंक खातों का लेन देन संदिग्ध पाया गया। इन खातों का इस्तेमाल अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह ठगी के पैसों की हेराफेरी के लिए कर रहे थे। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि पिछले 18 महीनों में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का साइबर ठगी का लेन देन हुआ है। ठगों ने इसके लिए हजारों की संख्या में फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल किया। पुलिस ने इस मामले में अब तक 100 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 9 शातिर साइबर ठगों को जेल भी भेजा जा चुका है। जिले में कई ऐसे अकाउंट्स हैं जो म्यूल अकाउंट की तरह उपयोग किए जा रहे हैं साइबर क्रिमिनलों के द्वारा। तो कुछ लोग लालच में आकर, कुछ लोग अज्ञानता में, कुछ लोग ठगी करने के चक्कर में अपने अकाउंट को उपलब्ध करा रहे हैं। तो उन अकाउंटों की संख्या अराउंड 4000 के करीब है, जो दिन ब दिन बढ़ती घटती जाती है। उनको हमने एनालिसिस किया और हमने जिले के कई थानों पर ये कार्रवाई शुरू की। तो हमें कई अपराधी पकड़ में आए, कई बड़े बड़े केसेस भी हमने खुलासे किए। एक केस ऐसा था जिसका नेटवर्क मध्य प्रदेश भोपाल तक फैला हुआ था, जिसमें कई करोड़ों की ठगी हुई थी उन अकाउंटों में। तो इससे हमने अराउंड 100 के करीब हमने ऐसे मुलजिम पकड़े जो किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व थे। अगर आपको किसी ने कहा कि आप अपना बैंक अकाउंट हमें रेंट पे दीजिए, हम उसके बदले आपको पैसा देंगे, या फिर महीने के हम इतने रुपए दे रहे हैं, तो एक बार जरा सोचिए, क्योंकि अगर बैंक अकाउंट आपका उनको देकर अगर आप पैसा दे रहा तो वो खुद भी अपना यूज कर सकता है। अपना यूज क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो किसी न किसी फ्रॉड में उस बैंक अकाउंट को यूज करेगा। हो सकता है वो मनी लॉन्ड्रिंग में कर रहा हो सकता है वो किसी के साथ फ्रॉड करने में कर रहा हो सकता है वो गेमिंग प्लेटफॉर्म पे आपके अकाउंट को यूज कर रहा हो। तो जहां तक हो सके अपना बैंक अकाउंट किसी को भी ना दें, या मैं तो ये तक कहता हूं कि अपने परिचित को भी ना बताएं कि मेरा बैंक अकाउंट ये है या फिर अकाउंट नंबर ये है। अगर गलती से कोई भी फ्रॉड के अमाउंट या मनी लॉन्ड्रिंग आपके अकाउंट में आती है, तो आप पे साइबर क्राइम के तहत आप पे केस दर्ज हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, या फिर कहीं जो भी आपका अमाउंट है वो आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके अंदर सबसे जो अपन देखते हैं कि हमें